नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके एग्री सॉल्यूशन में। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो पे पढ़ाई कर रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से प्रमुख अंग हैं, जिसमें से हम लोगों ने देख चुका है जो उसके प्रमुख अंग थे। महासभा के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई किया। इसके बाद हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद था इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो अगर आप लोग जो है मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के रिलेटेड जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था उसकी जो है लिंक मैंने दे रखा है। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में से चौथा प्रमुख अंग जो कि है न्यासी परिषद। तो क्या होता है दोस्तों न्यासी परिषद, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि चार्टर में ऐसा कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय न्यासी व्यवस्था की स्थापना करेगा। न्यासी व्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? वह क्षेत्र है पहला जो क्षेत्र इस समय संरक्षण व्यवस्था में है, दूसरा वे क्षेत्र जो दूसरे महायुद्ध में शत्रु राज्यों से छीन लिए गए, तथा तीसरा प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्यों द्वारा स्वैच्छिक ढंग से इस व्यवस्था को समर्पित क्षेत्र। इसके लिए न्यासी परिषद की व्यवस्था की गई है। इसके लिए जो न्यासी व्यवस्था है उसमें कौन कौन से सदस्य होंगे? तो वह सदस्य हैं संघ के वे सदस्यगण जो ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन कर रहे हैं, दूसरा सुरक्षा परिषद के वे सभी सदस्य जो किसी न्यासी क्षेत्र का प्रशासन नहीं कर रहे हैं, तथा तीसरा उतने ही अन्य सदस्य जिन्हें महासभा 3 वर्षों के लिए चुनेगी। अतः इस परिषद में न्यासी क्षेत्रों का प्रशासन करने वाले राज्यों तथा अन्य राज्यों की संख्या बराबर होगी। तो महासभा और उनकी सत्ता ने न्यासी परिषद को कुछ प्रमुख विशेष कार्य भी सौंपे हैं। तो कौन कौन से कार्य हैं न्यासी परिषद का, इसको हम लोग देखते हैं। जो पहला और प्रमुख कार्य है वह है प्रशासनिक अधिकारी की प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करना। दूसरा है न्यासी क्षेत्र से आने वाली याचिकाओं पर विचार करना तथा प्रशासनिक अधिकारी से विचार विमर्श करके उनकी समीक्षा करना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है संबंधित प्रशासनिक अधिकारी की सहमति से निश्चित समय पर न्यासी क्षेत्रों का दौरा करना। और चौथा कार्य है न्यासी समझौते के अनुकूल अन्य कदम उठाना। तो ये था उनके प्रमुख 4 कार्य। धीरे धीरे अनेक न्यासी क्षेत्र स्वतंत्र हो गए हैं और किसी स्वतंत्र राज्य में भी वे शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों में से एक माना गया था। इसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में। राष्ट्र संघ से न्याय का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिन्न अंग बनाया गया है। यानी कि पहले जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो न्यायालय से संबंधित जो भी इसमें मतलब मुकदमे होते थे वे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसका निपटारा होता था, परंतु इसे अभिन्न अंग शुरुआत में नहीं बनाया गया था। बाद में ये जो है अभिन्न अंग माना गया इन्हें भी। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संघ का चार्टर पास हुआ है और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को संविधि भी पास की गई। यह संविधि न्याय के स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के संबंधी से मिलती जुलती है। नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की व्यवस्था की ध्यान में रखकर छोटे मोटे संशोधन अवश्य किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यगण इस न्यायालय की संविधि के पक्ष में है, किंतु कोई अन्य राज्य भी इसका पक्ष बन सकता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ का सदस्य न हो। 1956 में जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, लेकिन 1954 में वह इस न्यायालय का पक्ष बन चुका था। ऐसा उन्हीं शर्तों के आधार पर किया जा सकता है जो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा निर्धारित करे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बहुत बड़ा योगदान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूरे विश्व भर में जो इसके
सदस्य राज्य हैं उन लोगों के आपसी विवाद या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जो भी आपका मुकदमे जो चलता है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत ही मुकदमा चलाया जाता है और उसका निपटारा भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही होता है। इस न्यायालय का मुख्यालय जो है दहेग सिटी में है। दहेग बहुत बार क्वेश्चन दिया है। इस न्यायालय का मुख्यालय दहेग में है। यह अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनता है, किंतु उन्हें पुनः निश्चित किया जा सकता है, अर्थात एक बार उसकी अवधि पूरा होने के बाद भी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। न्यायालय यदि चाहे तो अपनी बैठक किसी अन्य नगर में कर सकता है, अर्थात बैठक का परिवर्तन भी वो कर सकते हैं। स्वतंत्र राज्य इस न्यायालय में अपने मुकदमे ला सकता है, चाहे वे संघ के सदस्य हो या नहीं। न्यायालय के गणपूर्ति 9 है, अर्थात बैठक में कम से कम 9 जजों की उपस्थिति होना जरूरी है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मिनिमम 9 जो है जज की उपस्थिति होना चाहिए। निर्णय बहुमत से ही लिए जाते हैं। यदि विवादग्रस्त पक्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मान लेते हैं तो उसका निर्णय उनको बाध्यकारी हो जाता है। यदि एक पक्ष उस निर्णय की अवहेलना या उसका निरादर करता है तो दूसरे पक्ष सुरक्षा परिषद के माध्यम से इसे लागू कर सकता है। न्यायालय का निर्णय अंतिम है, लेकिन किन्हीं नए तथ्यों के आलोक में प्रत्येक पक्ष संशोधन याचिका दायर कर सकता है। इस प्रकार जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो 2 प्रकार का होता है। पहला परामर्श संबंधी या अबाध्यकारी तथा दूसरा है विवाद निपटान संबंधी। महासभा या सुरक्षा परिषद किसी कानूनी मामले में इस न्यायालय का परामर्श भी मांग सकती है। न्यायालय अपना परामर्श देता है। यह बाध्यकारी नहीं है, अपितु इसका अपना विशेष महत्व है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। जब 1962 में इस न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि दक्षिणी अफ्रीका का प्रांत नहीं है, बल्कि यह न्यासिक क्षेत्र में होना चाहिए। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विषय में हम लोगों ने जाना। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंतिम और महत्वपूर्ण अंग है वो है सचिवालय एवं महासचिव। तो देखते हैं सेक्रेटेरिएट एंड सेक्रेटरी जनरल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सचिवालय का क्या क्या कार्य है वो हम लोग देखते हैं। शांति स्थापना के लिए सेनाओं का गठन करना तथा उनका निरीक्षण एवं नियंत्रण व निर्देश करना, ये सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है गंभीर समस्याओं की जांच पड़ताल करना तथा अपने सद्भाव या मध्यस्थता से स्थिति को संभालना तथा इस बारे में सुरक्षा परिषद एवं महासभा की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सचिवालय का। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करना तथा प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से अपने विचारों तथा उपलब्धियों से जानकारी विस्तृत करना। चौथा प्रमुख कार्य है किसी कानूनी या महत्वपूर्ण मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श देना तथा उसे सुरक्षा परिषद में महासभा को प्रेषित करना। वहीं 5वां महत्वपूर्ण है कार्य सुरक्षा परिषद की अनुमति से महासभा को उस विषय से अवगत कराना जो सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए कर रही है तथा जब सुरक्षा परिषद ऐसा निर्णय ले तो महासभा को उसके सत्र में, और यदि सत्र ना हो रहा हो तो सदस्य राज्यों की उसकी सूचना देना। ये प्रमुख कार्य हैं ये महासभा के जो है महासचिव एवं सचिवालय के। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के जो अंग थे उनके बारे में हम लोगों ने विशेष अध्ययन किया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जो है संयुक्त राष्ट्र के विषय में जानकारी हुई है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है इसके लाभकारी और भी हमारे स्टूडेंटगण हो जो है इसकी पढ़ाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें तथा चैनल में अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बने रहे मेरे इस चैनल में वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।